घंटे के धम्म दृष्टि को तराशने में अपनी हयातें गुजारी है, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं पब्लिक संबोधन का आगे नहीं हूँ। मुश्किल में डालकर आयोजकों ने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। शायद यह सुबह संजीदा होगी और खुशनुमा भी। जिस भूमि पर हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर बुद्ध को संबोधि का लाभ हुआ। संबोधि का लाभ होने के बाद में उन्होंने कुछ अवकाश दिया और उस अवकाश में सोचा कि क्या मैं इसे साझा कर सकता हूँ औरों के साथ में। तो फिर कुछ नोटिस करने लायक बातें हैं कि उनके मन में साझा करने का ख्याल आया और उनको उनके जो पिछले गुरु हैं वो याद आया। वही क्यों याद आया? क्योंकि उन्होंने उनके साथ समय बिताया था, वो रहे थे और उनको उनके बारे में एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ जाने के बाद में उन्हें पता चला कि वो गुजर गए हैं। फिर उन्हें अपने 5 साथी याद आए जो अतीत में बुद्ध भी उनके साथ हुआ करते थे एक ही मार्ग पर। फिर बुद्ध को वो 5 लोग याद आए, उनके दोस्त, और फिर उन्होंने उनके साथ धर्म को साझा किया, सच को साझा किया। ये यहाँ नोटिस करने लायक बात है कि बुद्ध ने उनके 5 ही दोस्त क्यों याद आए, कोई और क्यों याद नहीं आया? क्योंकि वो जानते थे कि ये समझाना कितना मुश्किल है और उसे समझने वाले भी उस मार्ग पर प्रयासरत हो, ये वो जानते थे। ये उनका उनके साथ में अनुभव था। इसलिए ये चीज़ उनको कंफर्म हो गई थी कि मैं जो उन्हें बताने वाला हूँ ये उनको समझेगी और उसे समझाया जाएगा। तो कोई भी चीज़ किसी के भी साथ बांटी नहीं जाती। पहले गुरुओं की वो खासियत होती है, जो जानकार होते हैं, जो जिनको ज्ञान का लाभ होता है, उनको उनमें ये समझ होती है कि किसे बताना है और कौन समझने की काबिलियत रखता है। और बुद्ध ने इसे भाप लिया था। और फिर जब वो अपने दोस्तों के पास चले गए और उन्होंने उनको जो ज्ञान समझा था, संबोधि का लाभ हुआ था, उनसे उन्होंने साझा किया, तो पहली बार मानवीय इतिहास में मन की एकरूपता का अनुभव किया गया। पहली बार संपर्क और संवाद सच के आधार पर किया गया। पहली बार सहृदयता में स्वतंत्रता का अनुभव किया गया और पहली बार सच के आधार पर मित्रता को इस्टेब्लिश किया गया, प्रस्थापना की गई। हमारी मौजूदगी उसी परंपरा के कड़ियों का एक हिस्सा है और ये निरंतर चली आ रही है। बुद्ध की खासियत को अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या बताना है ये उनका ज्ञान था, कैसे बताना है ये उनका कौशल्य था, किसे बताना है, कब बताना है ये उनकी प्रतिभा थी, और बताना है या नहीं है और उसके समय सूचकता ये उनकी बुद्धिमानता थी। और यही परंपरा के हम अभी यही परंपरा के कड़ी का हम यहाँ हिस्सा है। इसी परंपरा का आगे विस्तार होते गया, विकास होते गया। तिबेट में मिलेरप्पा जो महान योगी थे, गुरु थे, वो उनका एक करीबन शिष्य था, करीबी शिष्य था, ग्यामपोप्पा। जब ग्यामपोप्पा अपने गुरु की आज्ञा लेने जाता है अगले तपस्या करने के अगले चरण के लिए, साधना के अगले चरण के लिए, जब ग्यामपोप्पा मिलेरप्पा के पास जाते हैं और उनकी आज्ञा लेते हैं, तो मिलेरप्पा कहते हैं कि जा, अगले चरण के लिए तपस्या को अब जा सकता है, साधना को जा सकता है। फिर पर्वत पहाड़ियाँ उतर के चढ़ के ग्यामपोप्पा निकल जा रहे होते हैं। अंतिम छोर पे मिलेरप्पा उनको देखते रहते हैं
और अंतिम छोर पे जब आखिरी नज़र में गणपप्पा अदृश्य हो जाए, इतने में वो आवाज़ देते हैं जोर से, गणपप्पा वापिस आ जा। गणपप्पा के मन में कुतूहल जगता है, उत्सुकता भरा हुआ मन उनको जागरूक होता है, उन्हें प्रेरणा देता है और उनके माइंड में ख्याल आता है कि गुरु ने मुझे इतने अंतिम छोर पे आवाज़ दी, कुछ तो खास बात होगी मेरे लिए उनके पास जो मुझे उन्होंने देना है। इस कुतूहल भरा मन और उत्सुकता भरे मन से वो पहाड़ चढ़ के उतर के, पहाड़ चढ़ के उतर के मिलरप्पा के पास आते हैं और खड़े रहते हैं कि अब मेरे गुरु मिलरप्पा मुझे क्या बताने वाले हैं। तो मिलरप्पा अपना चिवर उठाते हैं और अपनी सीख उन्हें दिखाते हैं, जहाँ अखंड तपस्या और अथक प्रयासों के खपले पड़े हुए होते हैं, दाग गिरे हुए होते हैं, और उन्हें कहते हैं कि तू कुछ देख रहा है? तो गणपप्पा कहते हैं हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ। देख ले और देख ले, सजगता से देख ले। तो गणपप्पा बड़े गंभीरता से देखते हैं और मिलरप्पा उन्हें कहते हैं कि जा तू भी वही कर जो मैंने किया है, तू भी वही कर जो अखंड तपस्या और अखंड प्रयास कर सच को समझने के लिए, सच को जानने के लिए। इतनी सी बात कह के गणपप्पा और निकल जाते हैं। यहाँ नोटिस करने लायक बात है कि मिलरप्पा ज्ञान के धनी थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो जिए वही बताया, जो किया वही जताया। यहाँ सिंपल माइंड है, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ कोई बुद्धिवाद नहीं है, कोई ऐसी मन की ऐसी कोई बड़े जाओ पना नहीं है। यहाँ सिर्फ सिंपल माइंड है, यहाँ सादगी है और सादगी में ही ज्ञान होता है। और दूसरी तरफ जो शिष्य का मन होता है वो कुतूहल भरा होता है, उत्सुकता से भरा हुआ होता है। यही ज्ञान की और परंपरा की श्रृंखला की नींव अगले पड़ाव में बाबा साहब ने रखी है। हमें याद होगा या हमें मालूम है कि जब मिलिंद महाविद्यालय की नींव रखी गई तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरा विद्यार्थी ये राजा मिलिंद जैसा हो और मेरा गुरु यानी मेरा शिक्षक, मेरा प्रोफेसर ये भिक्खु नागसेन जैसा हो। ये बाबा साहब ने नींव रखी उसी परंपरा की श्रृंखला की कड़ियों में। हमें यहाँ नोटिस करना है कि कितना दूरदृष्टि से पारंपरिक विजन इन लोगों ने हम अपने मन में रखा है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। ये हमें गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। राजा मिलिंद नागसेन को सवाल करता है कि बुद्ध को तो संबोधि का लाभ हुआ था, फिर उन्हें ध्यान करने की, समूह तपस्या करने की, लोगों के बीच जाने की, ज्ञान बांटने की क्या जरूरत थी? वो तो मुक्त थे, वो तो संबोधि युक्त थे। तो भिक्खु नागसेन ने उन्हें कहा कि आपका सवाल जायज़ है, बुद्ध को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी इतना कुछ करने की, क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे। फिर भी नागसेन ने उन्हें कहा कि हर चीज़ में एक नयापन होता है, हर बात में नई बहाव होती है, नई गतिशीलता होती है, और बुद्ध भी उस नए गतिशीलता में बहने रहना चाहते थे, बहते रहना चाहते थे, अपने सफ़र को ताज़ा, टवटवी और जिंदा रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा ही अपने आप को गतिशील बनाए रखा है, अखंड प्रयास और साधना के साथ में। तो ये क्या है, ये नयापन क्या है, ये अखंड प्रयास ये कैसे होते हैं? तो बुद्ध मुक्त विचरण करते थे, लोगों को मिलते थे, लोगों के जो पीड़ाएं है, जो दुख है, जो दर्द है, जो इमोशनल स्टकनेस है, उससे कनेक्ट हो जाते थे और उसको सटीकता से उससे बाहर निकालते थे। मतलब औरों के साथ, औरों के मनों के साथ, औरों के ज़िंदगी के साथ, औरों के दुख दर्द और पीड़ाओं के साथ जुड़ना और उनको अपने में समा लेना,
ये एक गतिशील भाव का लक्षण है, एक गतिशील प्रयासों का सफर है जो बुद्ध ने संबोधि के बाद में जारी रखा। ये उसमें एक नयापन है, ऐसा भिक्खु नागसेन को राजा मिलिंद ने जवाब दिया। हम अक्सर दुख से, दर्द से, विवंचनाओं से, अस्वस्थताओं से, पीड़ाओं से पीड़ित होते हैं, हर कोई पीड़ित होता है। और जब हम उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं, हर कोई करता है, हर किसी को लगता है कि मैंने अपने दर्द विवंचनाओं से, अस्वस्थताओं से निजात पाना है, तो फिर वो खोज को निकलता है। जब वो खोज में निकलता है तो संघ के जरिए जो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ चलाई जाती है उसमें वो शरीक होता है। उसमें शरीक होने के बाद में उसे लगता है कि कुछ सराव करने के बाद में उन्होंने अपने मानसिक, भावनिक अस्वस्थताएँ है, पीड़ाएँ है, बेकरारियाँ है, बेचैनियाँ हैं, उससे कुछ प्रयासों से निजात पाई है, तो उसको खुशनुमा एहसास होता है कि नहीं, इसमें कुछ है। यही से हम आगे जुड़ते हैं, संघ में गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होते हैं, स्टडी करते हैं, ध्यान सराव करने लगते हैं और भंते की शिक्षा को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। यही से हमारा भंते के साथ रिश्ता बनता है, कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है। यही से हमारी उनकी अगली शिक्षा को समझने के लिए नींव रखी जाती है। यहाँ से हमारे एक ब्लिसफुल एफर्ट, सुखद प्रयासों की जर्नी शुरू होती है। और यही प्लेस है, क्योंकि दुख की समझ ही ज्ञान का स्तोत्र है। भंते के बारे में अगर कहा जाए तो ये वो लोग हैं, वो लोग अपने मन के अजनबी गुमनाम गुफाओं में उनका निवास होता है। जब वो होते हैं तो एक युग शुरू होता है, जब नहीं होते हैं तो नए युग का आरंभ होता है। और हम उस काल के धनी हैं, हम उस युग के धनी हैं जिस युग में, जिस काल में भंते होकर गए हैं। और ये हमारा आध्यात्मिक भाग्य है कि हम उनकी शिक्षा से अनुभूत हुए हैं। गंधर्व सूक्त बुद्ध बौद्ध साहित्य में कल्याण मित्रता के गुण गौरवता का महान सूत्र है। उसमें जो नायक है सुदाना नायक अपने गुरु मंजूश्री के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेने जाते हैं कि उन्हें धार्मिक ज्ञान के लिए और धार्मिक सफ़र के अगले चरण के लिए उन्हें कुछ मार्गदर्शन करे, उन्हें अनुमति दे। फिर सुदाना एक जमीनी आदमी रहता है, एक नॉर्मल, एक आम आदमी रहता है हमारे जैसा। वो जाता है और अपने गुरु मंजूश्री को इजाज़त मांगता है, आज्ञा लेने के लिए जाता है। तो मंजूश्री उन्हें देशना देते हैं कि जा तू इस दुनिया में, इन लोगों में, संसार में मुक्त विचरण कर। तुझे जो जो मिलेगा, जो जिससे तू मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, उससे तुझे लाभ ही होगा। और यही तेरे आध्यात्मिक सफर का अगला चरण है। तो उससे बहुत अभिभूत होता है सुदाना, बहुत अभिभूत होता है, प्रसन्न होता है, गदगदित होता है और निकल पड़ता है सैलानी की तरह दुनिया में, लोगों के बीच में। इसी तरह भंते जब पहली दौर में पहली बार लड़खड़ाते कदम भारत की भूमि पर आए और वो अपने गुरु की और ज्ञान के खोज में निकले, तो उन्होंने कहा और लिखा कि मैं भी सुदाना की तरह किसान, मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, सब्जी मंडी बेचने वाले, बागवान, राजनेता, ऑफिसर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, लेखक, संपादक, कलाकार, फिल्म मेकर, शिल्पकार, चित्रकार, धन कुबेर, पूंजीपति, धन्ना सेठ, इन सभी को मिला। और सभी को मिलते मिलते मैं उद्दीमत होते गया। मेरे मन में एक वृद्धि होते गई, नएपन की वृद्धि होते गई, नए ज्ञान की, नए समझ की मेरे व्यक्तित्व में बढ़ा होते गया, वो चढ़ता गया, मतलब उसका विकास और विस्तार होते गया। और भंते ने कहा कि
मैंने सुधाना को भारत में शुरुआती दिनों में जिया हूँ। मैं सुधाना के साथ में एक रूप हुआ हूँ। मैंने सुधाना को महसूस किया हूँ। यहीं से उनका सफ़र भंते का शुरू हुआ। उसके बाद में भंते 20 साल तक यहाँ रहे। 20 साल यहाँ रहने के बाद में वो 1964 में इंग्लैंड गए। ब्रिटिश बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ में उनको ऑफर मिला था काम करने का, वो वहाँ चले गए। और उसमें 1964 और 1968 के बीच में वो जब ब्रिटिश बुद्धिस्ट मूवमेंट में यूरोप में इंग्लैंड में काम कर रहे थे, तब उनकी ये मुलाकात कई लोगों से हुई। टेरी डेलमैन ये एक लड़का था, उनका दोस्त हुआ। फिर उनसे उनकी मुलाकात हुई और अच्छा दोनों के बीच में दोस्ताना हुआ। मूवमेंट इस्टेब्लिश करने के पहले की बात है ये। और फिर दोनों वो एक साथ रहते गए। कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की, कई विषयों पर वो बातें करते थे, जिसमें समाज विज्ञान हो, साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, धर्मशास्त्र हो, काव्य हो, संगीत हो, कैसे कई विषयों पर वो विस्तार से बातें की और वो डिस्कस करते थे, रहते थे एक दूसरे के साथ में। तो भंते ने नोट किया और कोट किया कि जैसे जैसे मैं टेरी डेलमैन के साथ में मिलते गया, हम एक दूसरे के साथ में बातें करते गए, कई विषयों पर विभिन्न तावों पर बातें करते गए, तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा समझ आने लगी। मैं अपने समझ के गहराइयों को छूने लगा। मैं अपने ही समझ के स्पष्टता के करीब आने लगा और मुझमें अपने ही व्यक्तित्व के बारे में मैं सिंहावलोकन करने गया। मतलब ये हमें ये यहाँ सूचित होता है कि हमारे अंदर के, हमारे भीतर के प्रतिभा को निखारने के लिए, हमारे हुनर को तराशने के लिए हमें औरों की ज़रूरत होती है, हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, हमें प्रतिभावान लोगों की, हमें जानकार लोगों की ज़रूरत होती है। ये सफ़र अकेले का नहीं है। आप इसको अपने मन में रखिए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है। इससे हमें भंते से ये सीखने को हमें मिलता है। मैं बहुत जल्द वक्त को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त बातों को ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको ज़्यादा लंबा समय तक बैठने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। भंते 1968 और 68 के बीच में जो उन्होंने साहित्य का लिखान किया है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। अगर हमें भंते को समझना है, भंते के माइंड को समझना है, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अगर समझना है, तो उन्होंने जो मेमोरीज लिखी है, उन्होंने उनको मेमोरीज नाम दिया है। वैसे भी अक्सर लोग आत्मचरित्र लिखते हैं, पर उन्होंने मेमोरीज नाम लिखा है। उन्होंने उसमें अपने आंतरिक भावनिक आंदोलनों को बड़ी सटीकता से लिखा है। तो इसे हमें अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें भंते के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो बहुत निजी है उनको समझने में आसानी होती है, उनके मन के स्वभाव को समझने में हमें आसानी हो सकती है। अपने आंतरिक भावनिक आंदोलनों को बहुत सटीकता से उन्होंने लिखा है और उन्होंने जब इंटरव्यूज़ में कहा है, ऐसा फिलोसॉफिकल जो शिक्षाएं दिए उनमें उनको ज़्यादा नहीं मिलता है हमें देखने को, लेकिन उनको जब पूछा गया और उन्होंने जब बताया तो वो बहुत सटीकता से अपने बारीकी जो व्यक्तित्व के पहलू है उसको वो बताते नज़र आते हैं। तो ऐसे ही उस काल के दरमियान में उन्होंने क्रॉसिंग मूविंग अगेन द स्ट्रीम, जो 2 साल का उनका कालावधि है, उनमें इस मेमोरीज में लिखा है। तो उनमें उनको किसी एक ने पूछा कि आप जो कार्य कर रहे हैं ब्रिटिश बुद्धिस्ट मूवमेंट का यूरोप के ज़मीन पर, तो आप ऐसा लगता है हमको कि आप कुछ आपके अंदर में ऐसा कुछ है कि वो फूट के बाहर आना चाहता है।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड को, इस मॉडर्न दुनिया को। और जैसे कि कोई कागज़ का गट्ठा हो, वो कागज़ एक एक करके अलग अलग होते हैं, पर जब आप उसको गट्ठा करके देखते हैं तो हमें एक ही नज़र आता है। तो ऐसा ही आपके मन में ऐसे कुछ लेयर है, थर रखे हुए हैं, ऐसा हमको लगता है। तो क्या ये सही है? तो भंते ने उससे भी आगे जाकर कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ, या मुझे जो लग रहा है कि अभी धर्म का नए तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैं अपने लैंग्वेज के बारे में, मैं अपने समझ के बारे में इतना सजग और गंभीर हूँ कि मैं जिन शब्दों का और जिन भाषा का यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में भी बहुत सजग हूँ, क्योंकि मन का अंतर्ध्वनि शब्दों में वाइब्रेट होता है और उसकी भाषा बनती है, क्योंकि वो हमारे भावनाओं को, हमारे मन के अंतर्ध्वनि को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त होता है। तो भंते शब्दों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में इतने गंभीर और सजग थे, अपने मन के अंतर्ध्वनि के बारे में इतने सजग थे, गंभीर थे कि उन्होंने कहा कि मैं हर शब्द का अंतर्ध्वनि का जो ध्वनितार्थ है उसके टुकड़े टुकड़े करके भी उसको जान सकता हूँ। जैसे कि कागज़ का थर है, दिखता एक है, मगर उसके अगर अलग अलग टुकड़े किए तो वो अलग अलग भी बन जाते हैं। तो मैं शब्दों के बारे में और भाषा के बारे में बहुत ही सजग हूँ। मैं शब्दों के अंतर्ध्वनि के, ध्वनितार्थ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। तो भंते भाषा के और शब्द के बारे में इतने ये थे, उनको क्या कहना है ये वो एकदम से नहीं, जब वो अपने शिष्यों के या जो उनके असिस्टेंट थे उनके ज़रिए उनको जो कहना है वो 10 बार 10 सेंटेंस लिखते थे, और जो उनको कहना है वो किन लाइन में, किन शब्दों में प्रतीत हो रहा है, उनको फिर वो उनका निरीक्षण करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे और उनको वो लिखते थे। इतना वो सजग थे। भंते शब्द चित्रकार थे। उनको सुनने वाले या उनको पढ़ने वाले जो है वो भंते जब किसी व्यक्ति का जब वर्णन करते थे तो उनको सुनने वाले या उनको पढ़ने वालों के मनपटल पर उस व्यक्ति का जिंदा तस्वीर खड़ी कर देते थे। इनका भंते को इतना लगाव था लोगों से, इतने लोगों से वो ऑब्जर्व करते थे, उनके सही व्यक्तित्व को पहचानते थे भंते। इतना वो लोगों के बारे में संजीदा थे, संवेदनशील थे। जैसे कोई कलाकार कैनवास पर अपने रंगों का छिड़काव करता है और अपने आंतरिक कला का आविष्कार करता है, वैसे ही भंते थे। भंते ने इसके आगे जाकर भी एक बात कही कि मैंने अपने होल लाइफ में, मैंने अपने जीवन के संपूर्ण करियर में, कालावधि में एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को लगे, किसी को दर्द हो, दुख की आहट हो। यानी भाषा का प्रयोग वो इस तरह करते थे तो हमें वो अगम्य और गहन संदेश दे रहे हैं कि हमने वाचा का, अपनी भाषा का, अपने शब्दों का किस तरह इस्तेमाल करना है। जो मित्रता के परंपरा की नींव जिस पर रखी है वो वाचा है, और क्यों परंपरा में वाचा को, शब्दों को इतना वैल्यू दिया गया है कि उस पर 4 तत्व रखे गए हैं। तो हमें ये गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं कुछ चंद बातें, मतलब 2-3 बातें भी बताकर आपसे विदा लूँगा। 1996 के दरमियान में हम कुछ लोग जब महेंद्र नगर कम्युनिटी में रहते थे तो वहाँ कुछ ज्येष्ठ ब्रह्मचारी हमें मिलने आया करते थे। तो ऐसे में ही सुवज्रा हमें मिलने आए, हम लोगों को, हमारे ग्रुप को, और वहाँ मिलने आने के बाद में हमें भंते के बारे में बड़ी उत्सुकता थी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो अभी कैसे है। तो हमने सवाल किया कि अभी भंते के माइंड में क्या चल रहा है। तो उस वक्त
उन्होंने भंते को जो एक सपना गिरा था, एक ड्रीम, वो उन्होंने साझा किया था। अभी मौका है तो वो मेरे जहन में वैसा कि वैसा ही है, तो मैं आप लोगों से उसको साझा करना चाहूँगा कि वो समय था कि जब भंते अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी विरासत का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में थे। और भंते वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न जो साहित्य है उसके बड़े वो उनको बड़ी लगाव था उनसे। तो शेक्सपियर उनके एक अच्छे राइटर थे। तो शेक्सपियर का एक ड्रीम था, मतलब शेक्सपियर के नाटक का एक ड्रीम उनके माइंड में तब आया था। तो उस ड्रीम में क्या होता है कि मंच पर जो रानी होती है, वो रानी का सत्कार हुए रहता है नाटक में। वो सत्कार होता है, वो देश की सभी प्रजा इकट्ठा आती है और प्रजा रानी का गुणगान करती है। उनको विदा करने की उनकी जो उन्होंने राज चलाया, जो अपने लोगों के लिए रानी ने जो अपने राज में जो सुविधा मुहैया कराई, जो उनका जीवन जो है वो सुजलाम सुफलाम किया था, उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो प्रजा जानती है और रानी को का सत्कार करता है बड़े पैमाने पर। तो उस सत्कार समारोह में भंते पीछे के कोने में बैठे हुए थे और रानी का जब सत्कार हुआ, रानी के सर पर राज मुकुट रखा गया और फिर राज मुकुट रखने के बाद में जो उन्होंने उनके राज में अपने राज्य की, अपने लोगों की जो उत्थान किया, जो प्रगति की, उसका गुण गौरव होने लगा। और फिर हल्के से उन्होंने अपना राज मुकुट अपने जो पीछे में खड़े हुए जो सेवक थे उनके सर पर रख दिया। तो ये सीन को देखकर भंते को बहुत ही अच्छा लगा, वो गदगदित हो गए और वो आनंदित होकर एक फूल का गुच्छा लेकर स्टेज पर चले गए और उन्होंने रानी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने अपने राज का, आपने अपने जीवन का मूलभूत भूमिका अदा की है, जो बहुत ही अच्छी है कि आपने अपने जिम्मेदारी का हस्तांतरण ऐसे सटीकता से किया है, ऐसे उचित और समर्पकता से किया है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो भंते ने उस रानी को धन्यवाद अदा किया। तो उसके बाद भंते ने कोट किया कि भंते को कोई आसक्ति नहीं रही थी, किसी चीज़ में लगाव नहीं रहा था, किसी चीज़ में कोई ऐसा आसक्ति नहीं थी उनको। तो फिर उन्होंने आगे जाके ये कोट किया कि अनासक्ति ये सृजकता, समर्पकता, स्वतंत्रता, मुक्तता, आत्मनिर्भरता और निर्वाण की जननी है, ऐसा उन्होंने कोट किया। और अपने जिम्मेदारियों का हस्तांतरण, अपने विरासत का हस्तांतरण अपने करीबी शिष्यों के हवाले कर दिया। उसके बाद में 1980 के दशक के दरमियान की बात है, जब सुबुति ने पहला किताब लिखा उनका बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो। तो वो किताब जब छपा, बाहर आया, तो भंते ने जब पहली बार उस किताब को देखा और अपने हाथ में लिया तो वो बहुत आनंदित थे और उन्होंने कहा वो किताब को हाथ में लेते वक्त कि मेरे संतान के पहले ही अपत्य को, यानी मेरे पोते को गोद में लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी विरासत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बुद्ध ने भिक्षुओं को देशना देते हुए कहा था कि भिक्षुओं, आप योद्धाएं हो, आप महायोद्धाएं हो, मन के रणभूमि पर विकारों से लड़ते हो। 1927 के दरमियान में बाबा साहब ने प्रस्थापितों को उंगली करते हुए कहा था कि जलालत की ज़िंदगी आपको मुबारक हो, हमारी लड़ाई
शानदार मौत के लिए है, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि बाबा साहब जानते थे हुक्मरानों की विरासत क्या होती है। वो जानते थे कि सोच पर हुकूमत करने वाले क्या होते हैं। वो जानते थे कि ख्यालों पर राज कैसे किया जाता है। वो जानते थे कि ज्ञान के भूमि पर कोई फरियाद नहीं होती, कोई मुकाबला नहीं होता। और इसी भूमि पर भंते ने धर्म के बीज बोए हैं। उन्होंने उनके शिक्षा के जरिए उनके मन का इंद्रधनुष्य हमारे हवाले किया। उन्होंने संघ के जरिए कल्याण मित्रता का इंद्रधनुष्य हमारे हवाले किया। अगर हम उसे संजोए रखने में कामयाब और सफल हुए तो हमारी आने वाली नस्लें उसका अमृत फल चखेगी और भविष्य दोनों बाहें फैलाकर हमारे दर पर दस्तक देगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर मित्र संगठक भारत कुल का आभारी हूँ, जिन्होंने दावत देकर मुझे आपसे साझा करने का मौका दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।